तो हेलो, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ देर में तो गुड इवनिंग हो जाएगी, गुड आफ्टरनून क्या करें, वीडियो अपलोड डालते डालते गुड इवनिंग हो जाएगी। सो गुड इवनिंग आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग सभी। कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, 10 दिनों से, तो कुछ अच्छा रिस्पांस रहा नहीं था मेरा लास्ट वीडियो पे, बल्कि एक सब्सक्राइबर घट ही गया। मैंने सोचा कि मैं जो डेली डेली एक ही कंटेंट डाल रहा हूँ उसी की वजह से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मतलब कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया है। खान सर की एक बुक है, सार संग्रह है वो, मतलब पॉइंटर है, फैक्ट वाले सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। तो मैंने उसको लिया है, उसके सारे प्रीवियस ईयर पॉइंटर्स मैंने दिखाए हैं, उससे रिलेटेड सक्सेस टिप भी है जो कि आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। सारे आए हुए क्वेश्चन है भाई लोग। तो ये बहुत मोटी बुक है, 27,000 से ज़्यादा फैक्ट हैं इसमें। एक साथ मैंने 2 एग्ज़ाम को कवर किया है। ऐसा करते करते मैं ट्राई करूँगा कि सबको कवर कर लूँ। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ों के एमसीक्यूज भी लाऊंगा, जैसे जीएस का ही हो गया। अभी जीएस के साथ सोच रहा हूँ कंप्यूटर भी स्टार्ट कर दूँ, और 3 सब्जेक्ट लेके चलूँ, इंग्लिश, जीके, जीएस और ये कंप्यूटर। तीनों का आपको फैक्ट, एमसीक्यू और थ्योरी तीनों का कराता चलूँ। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। खैर देखिए, रेलवे का जो ये है, सारे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस बुक के नीचे लिखा है। मैं उसमें डालूंगा, क्या नाम है, मैं उसमें डालूँ क्या, थंबनेल में देखिएगा आप लोग, सारे ही सब चीज़ों के लिए, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएसएफ, पैरामेडिकल, लेवल 1 पोस्ट मिनिस्ट्रियल, आइसोलेटेड कैटेगरी सारी ही हैं लगभग। तो देखिए, रेलवे 27,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसके रेलवे में, मतलब ईयर वाइज और टॉपिक वाइज पॉइंटर्स हैं सारे। जनरल स्टडी का भी है, जनरल साइंस का भी है। 1992 से सोचिए, 1992 से लेकर 2022 तक का, अगर आप ये सारे पॉइंटर्स मेरे देख लेते हैं, देख के जाते हैं याद करके, तो कसम से कुछ ना कुछ तो आपको फंसेगा, जरूर फंसेगा। प्रीवियस ईयर का ही खेला होता है सब, आएगा तो ज़रूर प्रीवियस ईयर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चल क्यों नहीं रहा है अभी। अच्छा, ये इरेजर लगा हुआ है, सॉरी, रेमेडी भी। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी से कर लेंगे। देखिए, आरआरबी कोलकाता परीक्षा जो कि 1992 में हुआ था, ये उसका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्या, लगभग सभी कुछ है। देखते हैं ये आता है एरो, नहीं नहीं आएगा। चलिए देखिए, प्राचीन भारत जो है, इसमें कह रहा है वाण भट्ट हर्ष का राज कवि था। मतलब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वाण भट्ट किसका कवि था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, 2022 के पेट में भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने दिया था। वाण भट्ट हर्षवर्धन का राज कवि था, क्योंकि पुलिस में भी जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा, यानी कि इंडिया में पहली सोने की मुद्रा किसी इंडियन राजा ने नहीं, हिंद यवन इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन आया था, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी ही हमारे पहले ऐसे जज थे जो कि आगे चल के ये लोकसभा स्पीकर बने थे, शायद शायद से, मुझे याद नहीं उतना। खैर, बदरुद्दीन तैयब जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किया था। अब देखिए, ये अंग्रेज इतने चालाक थे, मैं बता दूं आप लोग को, राज्य अपहरण नीति क्या होती है। इनके हिसाब से जिस राज्य के राजा का उनकी खुद की संतान नहीं हुई होगी, यानी कि वो अगर गोद लेके राज्य चलाएंगे, उसको बाद में राजा बना देंगे, ये सोच रहे हैं। या फिर उनका कोई संतान ही नहीं है, उनके बाद कोई राजा दूसरा बन जाएगा, तो अंग्रेज ऐसा होने नहीं देते थे। उनका कहना था कि हम गोद लिए पुत्र को, यानी दत्तक पुत्र को, राज्य का राजा नहीं बनने देंगे। आपके पास एक ही माध्यम है, अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप अपना राज्य हमें सौंप दीजिए, हम चलाएंगे। बताइए, उसी को उन्होंने नाम दिया था राज्य अपहरण नीति। इसका मॉडल भी क्वेश्चन पूछता है, राज्य अपहरण नीति का मॉडल किसने तैयार किया था। तो वो एक अंग्रेज था, डुप्ले। डुप्ले ने मॉडल तैयार किया था, डलहौजी ने उसे देख के इसे अप्लाई किया। अब डलहौजी के आगे आगे जितने भी आएंगे सारे सारे ही ये सब करेंगे। डलहौजी ने इसका स्टार्टिंग कर दिया था, इसने इसको सबको आइडिया दे दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्लाइड पे। दादा भाई नरौजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन बनता है ना बहुत बेसिक बच्चों वाला, हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था।
इकोनॉमिक्स में दादा भाई नौरोजी के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब। उसमें इनकी एक पुस्तक भी है जिससे कई सारा क्वेश्चन बनता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। जो मुझे क्वेश्चन याद आएगा मैं आपको बताते चलूंगा, सुनते रहिएगा। देखिए इसमें सक्सेस टिप ये है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इसकी पहली अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एक कलकत्ता के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। इनको डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने ही किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांग्रेस की स्थापना अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस में कुछ ऐसे हमारे क्रांतिकारी जुड़ गए कांग्रेस से कि उन्होंने बगावत शुरू कर दी। आज इसी कांग्रेस की वजह से इंडिया आज़ाद है, माने चना। आपका जो कांग्रेस है मैं उसका कुछ नहीं कहूँगा, पहले की कांग्रेस। इसी ये कांग्रेस बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि चल आगे चल के हमें आसानी होगा। कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से ही बगावत करके हमें आज़ादी दिलाई है। देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि ए ओ ह्यूम जिनको कहा जाता है, उन्होंने ही कांग्रेस को बनाया था, और उनको कांग्रेस का पिता और हर्मिट हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यानी शिमला का संत और कांग्रेस का जनक, दोनों किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को, याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भौतिक भूगोल से क्वेश्चन आया है, फिजिकल ज्योग्राफी से, कि दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में जो घास उगती है, एक अलग किस्म की घास, उसको पंपास कहते हैं। ठीक है। जावा तथा सुमात्रा, ये दोनों वो है आइलैंड है जिनको हिंदी में टापू कहते हैं। इन दोनों आइलैंड के मध्य मतलब बीच में जो जलधारा गई है, मतलब जो जल है, जल प्रवाह है, उसको सुंडा जलडमरू मध्य कहते हैं, स्थित है। ठीक है, उसको सुंडा जलडमरू कहते हैं। और हमारा जो तमिलनाडु, जहाँ पर इंडिया ख़त्म होता है और जहाँ से श्रीलंका शुरू होता है, उसके बीच में पाक जलडमरू मध्य है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। भारत के तमिलनाडु से और श्रीलंका की जहाँ स्टार्ट होती है, उन दोनों के बीच में जो पानी का एरिया है, उसी को पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। ऐसे ही दो दो देश या दो दो टापू के बीच में जो जलधारा होती, जो गैप होता है, उसी को जलडमरू मध्य कहा जाता है। अगर डेफिनेशन जानने जाएंगे तो वो थोड़ा टफ है, मैं बताऊंगा किसी और दिन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें इसके क्वेश्चन आए ना। हो सकता है कभी भौतिक भूगोल आपसे ना पूछेगा, हो सकता है कभी मॉडर्न इंडिया ना पूछे एक भी क्वेश्चन, कभी ये मिडाइवल इंडिया ना पूछे, कभी फिजिकल एंशियंट इंडिया ना पूछे, लेकिन आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये पॉलिटी, इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, 12 सदस्यों को ये खुद चुन के राज्यसभा के सदस्य बना देता है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य, क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाला पहला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पहली एक्ट्रेस ये नरगिस दत्त, और हाँ अभी तक तो मुझे दो ही याद है, और याद आएगा तो बता दूँ। चलिए आगे चलते हैं। पहली एक्ट्रेस जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी वो थी नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य बनी थी, सॉरी। और जो क्रिकेटर चयनित हुआ था राज्यसभा सदस्य के लिए, वो था सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, ठीक। प्रधानमंत्री जो हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री भी रहता है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी रहता है, और भी कई सारे चीज़ होते हैं। देखिए पदेन अध्यक्ष उसको कहते हैं जो एक साथ दो से ज़्यादा या दो कमान संभालता है, उसको पदेन अध्यक्ष कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो योजना आयोग के भी अध्यक्ष हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री भी हैं, कई सारी कमेटियों के भी ये अध्यक्ष होते हैं। चलिए सक्सेस टिप में क्या है ये जान लीजिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया है। ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था सवाल है इकोनॉमिक्स से,
एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज, इज कॉल्ड एज एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों बात है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक है, ये विच बैंक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अरे वर्ल्ड बैंक है, सॉरी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका आपको मैं छोटा सा एक बात बता दूं, वाशिंगटन डीसी का, वाशिंगटन डीसी का नाम वाशिंगटन डीसी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अमेरिका के पहले वो थे प्रेसिडेंट, वाशिंगटन, और डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका पूरा नाम। वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर ये शहर रखा गया है, शहर का नाम रखा गया वाशिंगटन डीसी, ठीक है। बायोलॉजी में देखिए, जीव विज्ञान से, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, समझे, दूसरा नाम है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। वट वृक्ष पादपों के आवृत्त बीजी बीजी वर्ग में आता है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आगे चलते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहा जाता है। आपने कई सारे गानों में देखा होगा, एक कुछ ऐसी जगह का सीन लिया जाता है जहाँ खूब सारे पेड़ होते हैं जो कि लाल लाल फूल देते, लाल लाल पत्ती रहती है उनकी, और वो हमेशा ठंडी के टाइम में, यानी ठंडी से ये स्प्रिंग स्प्रिंग के सीजन में, वो नहीं, ठंडी से गर्मी जो बीच का सीजन होता है उसको कहते हैं पतझड़, ऑटम, जिसको हम ऑटम कहते हैं, ऑटम, हाँ ऑटम जिसको कहते हैं, तो उसमें ये पत्ते जो हैं खूब फलते हैं और लाल लाल फूल फूल बिखेरते हैं, आसपास गिरा देते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम पिंक होता है, वो स्प्रिंग में खिलता है शायद, शायद से। और ये जो पेड़ हैं ये ठंडी में बस ऑटम में खिलते हैं, इनके पत्ते निकलते हैं, बाकी टाइम ये एकदम मुरझाए रहते हैं, सूखा। तो उन पत्तियों को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहा गया है। शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, शैवाल मतलब हो गया ये, कवक मतलब हो गया फंगस, और शैवाल मतलब हो गया शायद एल्गी, एल्गी मतलब काई। एल्गी और फंगस, जिन दोनों को आप लोग मृत समझते हैं, वो दोनों एक जीवित जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जान होती है। शैवाल से अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है मुझे नहीं पता। लौंग जो है, फूलों की कली से लौंग बनाया जाता है, ठीक है, लौंग फूलों की कली से प्राप्त होता है, उसी से बनाया जाता है। चलिए आगे चलिए, आगे चलते हैं। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान, जब कोई व्यक्ति खूब लंबा अनशन करता है, जैसे हमारे गांधी जी रखते थे, आज तो किसी अनशन का कोई मतलब नहीं रह गया, देखिए उस दौरान अशर्करा वर्गीय से पाक्षा शर्करा, से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनने की विधि को ग्लूकोन वजनन कहा जाता है। अगला देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं, यौगिक मतलब कंपाउंड, ठीक है, यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस का सिंबल एफ, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कटक कहाँ, कटक मतलब उड़ीसा। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है, ये देखिए ना, इसका इधर रह गया, पेनिसिलिन बनाया जाता है, ठीक है। सक्सेस टिप में क्या है, अब जैसे देखिए हमारे अंदर जो हमारा भोजन का जो एनर्जी है, जो कि काम लायक चीज़ है, वो हमारे लीवर में संचित होता है, ठीक है, एनर्जी हमारी लीवर में संचित होती है, उससे लीवर से हमें एनर्जी दी जाती है। लेकिन कवक में, फंगस में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। आगे चलते हैं, चलिए दूसरा है, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन, बच्चे तो कई सारे जानते भी होंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1945 या 49 को, थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज रहता हूँ, WHO और इसमें एक और संस्था है, तो 7 अप्रैल को ही WHO का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि सारे जितनी भी दुनिया में वायरसेस फैले हैं, जितने भी देश किसी एक डिजीज से या दो डिजीज से, कई सारे डिजीज से प्रभावित हैं, जिनका प्रकोप
डिजीज़ का प्रकोप उस देश पे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो WHO एक यूनिवर्सल संस्था है, मतलब दुनियावी एक संस्था है जो कि सब सारे देशों की मदद करता है। ठीक है, बहुत अच्छी संस्था है ये WHO। इसी ने हमें कोरोना के बारे में जानकारी दी थी कि उसका ये वेरिएंट चल रहा है, वैक्सीन उसका बन जाएगा। देखिए, आपने एटम बम का नाम सुना होगा, उससे उससे बहुत ताकतवर एक होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे बम का आविष्कार ही क्यों करते हैं जिससे दुनिया खत्म हो जाए। रहेंगे कहाँ अगर वहीं बम फोड़ दिया जाए। चलिए आगे देखिए, आरआरबी वो वाला एग्जाम खत्म हो गया। आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा हुई थी 1992 में। उसमें प्राचीन भारत से क्वेश्चन आया, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार बहुत प्रतापी शासक था मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, यही बिंदुसार था। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या अमित्रघात के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डाइमेकस इसके दरबार में आया था। देखिए, अंग्रेज जो होते थे ना, बहुत मतलब चोरी वाला काम बहुत किए हैं जमाने से। बिंदुसार को ये अपनी किताबों में अमित्रोकेट्स नाम दे दिए थे। बिंदुसार इनसे पता नहीं बोला नहीं जा रहा था कि छुपा के दे दिए। तो हमारे जो ये हैं, क्या नाम है, अरे यार, चलिए ठीक है, याद नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवीं में चलते हैं। अगले slide पे। मध्यकालीन भारत से है। हाँ, तो ये हमने बता दिया था। अभी आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत से बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। देखिए, मैं इसका बता देता हूँ, आप लोग को कुछ लोग को मालूम नहीं होगा। मुगल काल अलग है, दिल्ली सल्तनत काल अलग है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अलग है, मुगल काल अलग है। दिल्ली सल्तनत में जो राजा होते थे वो गुलाम वंश में थे, मतलब गुलाम वंश के बाद थे, मतलब गुलाम वंश में आते थे। दिल्ली दिल्ली सल्तनत वो दिल्ली पे राज करते थे, मतलब पूरे इंडिया में राज करते थे। कहने का मतलब, दिल्ली सल्तनत के लोग जो कुतुब मीनार बनाए हैं और जो ताजमहल बनाए हैं, वो दोनों अलग ही कम्युनिटी से आते हैं, एक नहीं है। ठीक है, बाबर जो है वो अफगान का था, अफगानी था बाबर। मुगल अफगानी थे। देखिए, बाबर ने, अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता दूं। बाबर जिस टाइम इंडिया में आया था उस टाइम एक राजा हुकूमत करता था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका लड़का था? सिकंदर लोदी का लड़का था। तो सिकंदर लोदी जब चला गया तो इब्राहिम लोदी उसका राजा बन गया। इंडिया का राजा उस टाइम इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम इब्राहिम लोदी का एक चाचा था बहलोल खान, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को इब्राहिम लोदी से होती थी जलन अंदर अंदर, लेकिन मुंह पे वो बताता नहीं था। बहलोल लोदी ने कहीं से सुना कि अफगानिस्तान का एक बहुत काबिल राजा है, आक्रमणकर्ता, उसका नाम है बाबर। तो इसने ये योजना बनाई कि क्यों ना बाबर के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को मार दिया जाए। उसके बाद इसका आधा राज्य बाबर ले लेगा, आधा राज्य मैं ले लूँगा। तो बहलोल लोदी ने बाबर को लिख दिया वो पत्र लिख दिया। पत्र में बाबर को बहलोल लोदी ने लिखा सारा चीज़ कि हिंदुस्तान एक बहुत सोने की चिड़िया है, ये है वो है, सब बताया उसके बारे में। कहा कि तुम आ जाओ, इब्राहिम लोदी को हम मिल के हरा देंगे, और उसके बाद आधा राज्य तुम्हारा आधा राज्य मेरा, दोनों लोग मिल के राज्य करेंगे। अब बाबर को तो बस उस टाइम पैसे और राज्य से, हुकूमत से मतलब था। बाबर ने अपना घोड़ा लिया, सेना ली, आ गया बड़ी सी सेना लेके इंडिया में, हिंदुस्तान में कदम रख दिया। तो इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई भयंकर। वही हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, तो बाबर ने उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वहीं उसको मार दिया। लेकिन जब उसके बाद बहलोल लोदी आया बाबर से मिलने और कहा उसको कि बाबर, अब तो तुम जीत गए हो, अब तुम आधा राज्य ले लो, आधा राज्य हमको दे दो, दोनों भाई लोग मिल के राज्य करेंगे, कुछ दिक्कत हुआ दोनों लोग मिल के सामना करेंगे। उस टाइम बाबर कहता है
कि जो अपने ख़ानदान, जो अपने भतीजे का सगा नहीं हुआ, उससे मैं ये कैसे उम्मीद कर लूँ कि वो मेरा सगा हो जाएगा। इतना कहते ही बाबर बहलोल लोदी को भी मार देता है वहीं पर, और अब पूरा राज्य बाबर का, माने आधा हिंदुस्तान बाबर के हाथ में। ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। कब कब मुझे थोड़ा सा वो नहीं याद है। आधुनिक भारत देखिए, इसी मुगल वंश का आखिरी राजा था ये बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम नाम देते हैं बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो ये इस बाबर का आखिरी वंशज है ये मुगल में। इसके बाद मुगलिया सल्तनत खत्म हो जाती है। और ये बहादुर शाह जफर कब मरा था? 1857 में पहली क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी इंडिया की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के, उसमें ये मुगल बादशाह शामिल था। आज लोग कहते हैं मुगलों ने हमारे लिए क्या किया है, जाओ देखो ये मुगल बादशाह, इसके कई सारे वीडियो पड़े हैं फेसबुक पे। इनका मैं थोड़ा सा किस्सा बता दूं, मैंने भी फेसबुक पे सुना था। इनके पास जब इनको बंदी बना के अंग्रेज लाते हैं तो जेल में डाल देते हैं, खाना पानी कुछ नहीं देते हैं। तो एक अंग्रेज आता है, हिंदी में इनको शेर व शायरी के शौकीन थे, तो कहता है इनसे कि क्या हुआ जफर, कैसे तो कहता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ऐसे बोलता है वो अंग्रेज इसको हिंदी में, शेर में बोलता है। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम सुन लेते हैं। जाते जाते जब चला जाता है, जब उनको फांसी का दिन रहता है, तो जेल की दीवार पे लिख देते हैं उसके आगे 2 लाइन, ये हमसे आज कह रहे हैं कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो लिखते हैं कि सुनो सारे अंग्रेजों की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। मतलब मेरे मरने से क्या हुआ, मेरे बाद कितने और गाजी, कितने और मुसलमान हिंदू सारे भाई हैं, जब तक उनके अंदर ईमान रहेगा तब तक तुम लंदन तक हमारी आवाज़ें, हमारी गूंजें सुनते रहोगे, एक दिन छोड़ के जाओगे। उनके कहने का ये मतलब। चलिए देखिए, तो ये बहादुर शाह जफर हमारे साथ अंतिम तक लड़े थे, बहुत बढ़िया राजा थे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, जो हमारी आखिरी लड़ाई हुई थी, गांधी जी ने उसको छेड़ा था, और उसके बाद ही अंग्रेज यहाँ से गए थे। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के जाने का कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, जो इतिहास पढ़े होंगे वो जानते होंगे। यूएनओ एक संस्था थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने एक जजमेंट दिया था उसी समय, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय उसने ये जजमेंट दिया था कि दुनिया के जितने भी गुलाम देश हैं, इससे पहले कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो, इन सभी देशों को आज़ाद कर दिया जाए, चाहे जो हो इनके वो, इन पर राज करने वाले चाहे जो हों, इन सभी देशों को आज़ाद कर दिया जाए, वरना तृतीय विश्व युद्ध ऐसा होगा कि आप लोग अपना घर छुपा नहीं पाएंगे बचने के लिए। तो उस जजमेंट को देखते हुए सारे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस टाइम के जितने भी गुलाम देश थे, जितने भी गुलाम प्रांत थे, तो उनको धीरे धीरे करके छोड़ के वो जाने लगे। एक तरह से उन्होंने हमें छोड़ दिया है, उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा। चाहते तो उसके बाद भी राज करते, कुछ नहीं होता, आज हम लोग पोछा लगा रहे होते। तो बस ढक गया एक तरह से कि आज़ादी हमें मिल गई, आज़ादी हमें दी गई है दान में। ठीक है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक, ये ग्वालियर है, ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। और इसी नारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उस थोड़े टाइम के बाद, जो लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे शास्त्री जी, कितने गर्व के साथ हम लोग आज बताते हैं कि हमारे शास्त्री जी हमारे ही शहर मुगल सराय से थे। जितने लोग नहीं जानते, मुगल सराय से दूसरे बाहर के हैं, कि वो लोग जान लें कि हम, यानी ये वीडियो बनाने वाला जिस शहर में रहता है, उसी शहर में किसी दिन बरसों पहले शास्त्री जी का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। यहीं से और एक और
महान वीर पैदा हुआ था, जो कि थे वीर अब्दुल हमीद। एक खराब बंदूक से उन्होंने 4-4 टैंक पाकिस्तान के उड़ा दिए थे, ठीक उसी के अंदर टैंक में मार के, और खुद उस बंदूक के साथ उड़ गए जब वो बंदूक खराब हो गई। वीर अब्दुल हमीद और शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही हमारे शहर मुगल सराय से थे, जो कि बनारस से 20 किलोमीटर दूर है, और अब उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए। भौतिक भूगोल में देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एस्ट्रॉयड कहते हैं। मंगल मतलब मार्स और बृहस्पति मतलब जुपिटर। ठीक है। शुक्र ग्रह, इसको वीनस कहते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। आगे चलते हैं। भारत के भूगोल में है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। ठीक है। कश्मीर में इंडिया का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है लेह, जो कि कश्मीर में पड़ता है, मतलब जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, फिर से आ गया ये। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। हमारी पहली जनगणना हुई थी 1972 में। लॉर्ड किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने कराया था पहली जनगणना, जो कि प्रांतीय जनगणना थी, एक दो जगह हुई नहीं, एक बार हुई थी, पूरे भारत में हुई थी एक ही बार। लेकिन उसके कुछ समय बाद 1981 में, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है 1971 हो और ये 1982 हो। तो 1981 या 82 में लॉर्ड रिपन जब आए, तो उन्होंने 10 वर्षीय जनगणना प्रारंभ किया, और अब तक वो चल रहा है। ठीक है। और हमारा 2021 का जनगणना सूची अभी आया नहीं। देखिए, 3 तरह की सूची होती है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब इसके अंतर्गत जितने भी कानून आएंगे वो सब संघ बनाएगा, यानी केंद्र बनाएगा, केंद्र सरकार यानी कि भाजपा। और राज्य सूची, इसके अंदर जितने भी कानून बनेंगे उसको उसकी देख रेख लागू करवाना सब राज्य की जिम्मेदारी में होगा। जैसे कि दूसरे राज्य में अभी भाजपा नहीं है, कई जगह मतलब बहुत कम ऐसा है। जो बढ़िया काम करेगा भाई वो रहेगा, मेरा तो सीधा मानना है। राज्य सूची है। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें दोनों में आपका ये होता है, दोनों लोग मिलजुल के काम करेंगे, दोनों लोग मिलजुल के कानून बनाएंगे, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ है के रूप में वर्णित करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। आगे चलते हैं। अरे ये पीछे आ गए तो भौतिक विज्ञान में दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर जिसको कहते हैं, ये डिस्टेंस का है। बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। राशियों की कुल मात्रा 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था, जिसमें आज आप बैठ के सिकंदर देख रहे हैं, जाट देख रहे हैं। सिकंदर मुझे कुछ खास नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ठीक है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अभी देखें ना, जो हार्ट बीट आपका दिखाता है ईसीजी में, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी तरह ध्वनि भी चलती है, लेकिन हमें दिखती नहीं। आगे देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता यानी रेजिस्टेंस जरूरी होती है। जीव विज्ञान, विटामिन डी मछलियों की यकृत तेल में पाया जाता है, मतलब मछलियों के लीवर के तेल में विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए बहुत ही पौष्टिक होता है, ये खाना चाहिए। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। अन्य में आया था, यानी कि स्टैटिक जीके ले लीजिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। पटाका एक मुद्रा है जो कि मकाऊ देश की मुद्रा को कहा जाता है। ठीक है। चलो, यहीं तक था हमारा वीडियो आप लोग का देखने के लिए बहुत बढ़िया। कोशिश करता हूँ कि कम कम से कम देर हो, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आधा घंटा हो गया। खैर, मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह के सब्जेक्ट की अपडेट के लिए सारे ही सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको फ्री मिलेंगे, तो जल्दी से बस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा।
कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, क्या कुछ कमी थी। आप लोग कमेंट नहीं करते यार। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। इसी तरह से सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाते चलिए भाई लोग, आपको बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है यार।